हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप पीजीटी में लगे होंगे, लगे रहिए। चलिए आज शुरू करते हैं वन लाइनर ऑन थॉमस हार्डी। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है आपके समक्ष। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि थॉमस हार्डी द सन ऑफ बिल्डर वॉज बॉर्न ऑन 2 जून 1840 इन स्टिन्सफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड। तो कह रहा है कि 2 जून 1840 में स्टिन्सफोर्ड, डोरसेट, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। बेटे किसके थे? तो एक स्टोन मेसन कह सकते हैं या बिल्डर के बेटे थे। एक बात ध्यान रखिएगा। हार्डी डाइड ऑन 11 जनवरी 1928, 11 जनवरी 1928 में लगभग 87 साल की उम्र में डोरचेस्टर, डोरसेट, इंग्लैंड में इनका डेथ हो जाता है। ठीक। ही वॉज बरीड इन वेस्टमिनिस्टर एबी। इसको ध्यान रखिएगा, वेस्टमिनिस्टर एबी में इन्हें बरीड किया गया था, दफनाया गया था। एज ही विस्ड, उनका एक इच्छा थी। इच्छा क्या है आइए जानते हैं। एज ही विस्ड, जैसा कि वो चाहते थे, हिज हार्ट वॉज रिमूव्ड एंड बरीड इन द पेरिस चर्चयार्ड एट स्टिन्सफोर्ड इन द ग्रेव ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ इम्मा। वो चाहते थे कि उनका हृदय को निकाल लिया जाए और पेरिस चर्चयार्ड में बरीड कर दिया जाए। और कहाँ? तो स्टिन्सफोर्ड में जो पेरिस चर्चयार्ड है उसमें उसके दिल को क्या किया जाए? दफना दिया जाए। कहाँ? इन द ग्रेव ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ इम्मा। उनकी जो पहली पत्नी थी इम्मा, उनके कब्र में उनके हार्ट को दफना दिया जाए, ऐसा वो चाहते थे। हार्डी इज नोन एज द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट। इसको भी ध्यान रखिएगा, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवलिस्ट जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस हार्डी रिसीव्ड एजुकेशन एट अ लोकल स्कूल एंड आफ्टरवर्ड्स इन डोरचेस्टर। और कह रहे हैं कि वह एक लोकल स्कूल में उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया और आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद डोरचेस्टर में पढ़ाई उन्होंने किया। इन 1849 यानी 1849 में ही वॉज सेंट टू प्राइवेट स्कूल इन डोरचेस्टर। और 1849 में एक प्राइवेट स्कूल में, डोरचेस्टर के एक प्राइवेट स्कूल में उन्हें भेज दिया गया। डन। आगे बढ़ते हैं। थॉमस हार्डी वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ थॉमस हार्डी एंड जेमिना हार्डी। तो ध्यान रखिएगा, उनके पापा का नाम था थॉमस हार्डी एंड मदर जो थी वो जेमिना हार्डी थी। ठीक है, एल्डेस्ट सन थे। इन दोनों के सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम थॉमस हार्डी है। 1840 में पैदा हुए थे, 1928 में इनका डेथ होता है। हिज फादर वॉज स्टोन मेसन। स्टोन मेसन जैसे अपने वहाँ ब्रिक मेसन होते हैं ना, ईंट से जोड़ाई का काम करते हैं, समझ रहे हैं, राजमिस्त्री जिसे बोलते हैं, वो स्टोन मेसन थे एंड बिल्डर। हिज मदर वॉज वेल एजुकेटेड लेडी। उनकी माँ एक अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। हार्डी रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर द लव ऑफ म्यूजिक, वायलिन, एंड फ्रॉम हिज मदर द लव ऑफ बुक्स। तो ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं कि वो अपने पिता से लव ऑफ म्यूजिक मिला उन्हें और अपनी माँ से द लव ऑफ बुक्स उनको मिला, यानी किताबों का जो प्रेम है वो अपनी माँ से सीखे और जो म्यूजिक के प्रति जो प्रेम है वो अपने पिता से सीखे, स्पेशली वायलिन के मामले में। चलिए बढ़ते हैं आगे। हार्डी ट्राइड हिज हैंड एट पोइट्री राइटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर बट कुड नॉट बी सक्सेसफुल। देखिए यही एक ऐसे नॉवेलिस्ट थे जिनकी स्टार्टिंग पोइट्री से, कह रहा है कि ट्राइड हिज हैंड एट पोइट्री राइटिंग द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर। अपने कैरियर के शुरुआत में वह पोइट्री से अपना लेखनी का शुरू किए, लेखनी का जो कार्य होता है, और लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा। बाद में एज ए नावलिस्ट सक्सेस हुए और जब इस नावल लिखते लिखते थक गए, एज ए नावलिस्ट जब थक गए तो अंततः उन्होंने पुनः पोइट्री पर अपना हाथ आजमाया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बट ही बिकेम वेरी सक्सेसफुल एज ए नावलिस्ट। बता रहे हैं कि सक्सेसफुल किस में हुए? एक नावलिस्ट के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में हुए। टुवार्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर, अपने कैरियर के अंत में हार्डी अगेन बिकम अ पोएट। और हार्डी यानी थॉमस हार्डी पुनः क्या बन गए? एज अ पोएट जाने जाने लगे। ठीक है ना। कह रहा है कि इन 1860 ही बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट किंग्स कॉलेज। आगे कह रहा है कि 1860 में एक स्टूडेंट मॉडर्न लैंग्वेज का स्टूडेंट हो गए। कहाँ? किंग्स कॉलेज में। एट द सेम टाइम यानी 1860 में ही आल्सो स्टडीड द मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर अंडर द सर आर्थर ब्लूमफील्ड। इसको ध्यान रखिएगा, 1860 में ही उन्होंने मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर जो नक्शा बनाते हैं घर का, उन्हें बोला जाता है आर्किटेक्चर। तो उन्होंने मॉडर्न गॉथिक आर्किटेक्चर किसके अंडर में? सर आर्थर ब्लूमफील्ड के अंडर में रह करके उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया। कब? सेम ईयर में, 1860 में। चलिए बढ़े आगे। In 1862, when he was 22, Hardy left for London to work as a draftsman in the office of Arthur Bloomfield। कह रहा है कि 1862 में पढ़ाई करने के बाद when he was 22, जब वो 22 साल के थे, तो हार्डी लेफ्ट फॉर लंदन टू वर्क एज ए ड्राफ्टमैन। और एक आपको बता दें
नक्शा नवीस बोलते हैं, ड्राफ्ट्समैन माने जो चित्र बनाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं। उस रूप में काम करने के लिए लंदन निकल पड़े। कहाँ? तो इन द ऑफिस ऑफ आर्थर ब्लूमफील्ड, इनके अंडर में रख करके सीखे थे, तो इनके ऑफिस में काम करने के लिए लंदन निकल लिए। कौन? थॉमस हार्डी। व्हाइल इन लंदन, जब वो लंदन में थे, हार्डी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ चार्ल्स स्विनबर्न। देखिए किसके वर्क से बड़ा प्रभावित हुए? तो चार्ल्स स्विनबर्न के कामों से बड़ा प्रभावित हुए। रॉबर्ट ब्राउनिंग के सॉरी हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग के कार्यों से, और चार्ल्स डार्विन के कार्यों से बहुत ही प्रभावित हुए। कब? लंदन में जब पहुंचे थे तब। पुअर हेल्थ फोर्स्ड हार्डी टू रिटर्न टू हिज नेटिव रीजन इन 1867, और हालत मतलब स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्हें मजबूरन अपने नेटिव रीजन में आना पड़ा। नेटिव रीजन समझ रहे हैं ना, अपने घर आना पड़ा। वो 1867 में। रीजन क्या था? पुअर हेल्थ। इन 1856 ही बिकेम अप्रेंटिस टू द जेम्स हिक्स, अ लोकल आर्किटेक्ट। एक लोकल आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जेम्स हिक्स। उनके अंदर रह करके वो अप्रेंटिस मतलब नौसिखुआ का काम कर सीख रहे थे आर्किटेक्ट के रूम में। कब? ये 1856 की बात बता रहा है। इन 1856 हार्डी स्टडीड द लैटिन एंड ग्रीक। क्या क्या सीखे? लैटिन और ग्रीक भी उन्होंने सीखा। एंड इंट्रोड्यूस टू मॉडर्न थॉट बाय हिज फ्रेंड हॉरेस मॉल। कह रहे हैं कि और उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया टू मॉडर्न थॉट बाय हिज फ्रेंड हॉरेस मॉल के साथ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि इन 1863 ही गॉट द मेडल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स फॉर राइटिंग एन एसे ऑन कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या लिखे थे वो? कलर्ड ब्रिक एंड टेराकोटा आर्किटेक्चर। इस टाइटल के साथ उन्होंने एक एसे लिखा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने उसे एक मेडल दिया था 1863 में। आगे कह रहे हैं कि हार्डीज अनसाइंड आर्टिकल हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ हाउस वॉज पब्लिश इन 1865। तो हार्डी का एक और वर्क आ रहा है, लेकिन अनसाइंड आर्टिकल था, हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ एज अ हाउस। तो ये पब्लिश हुआ था 1865 में। अनसाइंड आर्टिकल है हार्डी का। हार्डीज फर्स्ट नावल द पुअर मैन एंड द लेडी वाज एग्जामाइंड बाय जॉर्ज मेरेडिथ। परीक्षण किया गया था जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। पहला इनका नावल है द पुअर मैन एंड लेडी, हार्डी का, ध्यान रखिएगा। और एग्जामाइन किया गया था जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। जॉर्ज मेरेडिथ एडवाइज्ड हार्डी नॉट टू गेट इट पब्लिश्ड एंड आस्क हिम टू राइट इट विथ मोर प्लॉट। उन्होंने कहा था कि इस नावल को आप क्या करो, सलाह दिए थे कि आप इसे पब्लिश ना करो। द पुअर मैन एंड लेडी को कहा था कि आप इसे पब्लिश ना करवाओ। कब तक ना करवाओ? आस्क हिम टू राइट इट विथ मोर प्लॉट, और इस पर और प्लॉट लिखने की ज़रूरत है, इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो, तब इसे पब्लिश करवाना। द पुअर मैन एंड द लेडी वाज नेवर पब्लिश। और उसके बाद आपको बता दें कि यह जो नावल है थॉमस हार्डी का, वह कभी पब्लिश नहीं हुआ, फर्स्ट नावल था। हार्डी मेट एंड फेल इन लव विथ इम्मा लाविनिया जिफोर्ड। तो कह रहे हैं कि हार्डी जो है एक महिला से मिले और उनके प्रेम में पड़ गए, जिसका नाम था इम्मा लाविनिया जिफोर्ड। हुम डिड ही मैरिड इन किंगस्टन इन लेट 1874। और 1874 में किंगस्टन में उन्होंने शादी कर लिया। किससे? इम्मा लाविनिया जिफोर्ड। यही इम्मा है जिनको जो मरने के बाद उनके कब्र में बोला था ना, मेरे हार्ट को निकाल करके उनके साथ दफना दिया जाए, ऐसा उन्होंने बोला था। आफ्टर द डेथ ऑफ इम्मा जिफोर्ड ही मैरिड हिज सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल इन 1940। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इम्मा के जिफोर्ड के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल के साथ उन्होंने निकाह कर लिया, शादी कर लिया 1914 में। उनका डेथ कब होता है? 1928 में। 1914 में फ्लोरेंस एमिली डगडेल के साथ शादी कर लिया। उनकी सेक्रेटरी थी। इम्मा इनकी पहली पत्नी थी और फ्लोरेंस एमिली सेकेंड। शी इज़ एटलीस्ट 40 ईयर्स जूनियर। देखिए कम से कम 40 साल उनसे जूनियर थी थॉमस हार्डी से। टू हिम बट ही लिव्ड हैप्पीली विथ हर। लेकिन थॉमस हार्डी उसके साथ यानी एमिली, फ्लोरेंस एमिली के साथ बड़ी ही खुश थे। इन जुलाई 1892 हिज फादर डाइड। आगे बता रहे हैं कि 1892 में उनके पिता का देहांत हो जाता है। इन दिसंबर 1898 हार्डी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक ऑफ वर्स। किसका? हिज फर्स्ट बुक्स ऑफ वर्स पब्लिश करवाए, जिसका नाम था वेसेक्स पोएम्स 1898 में। मेनी ऑफ द पोएम्स वे रिवाइज फ्रॉम 1860। और 1860 में कुछ पोएम्स आए थे, उसी का रिवाइज्ड पब्लिकेशन था वेसेक्स पोएम के नाम से, जो आया था 1898 में।
हार्डी स्टार्ट इज लिटरेरी करियर एज ए पोएट, ये तो सब लोग पता हो गया। अब एज ए अपना करियर किससे शुरू किए थे? एज ए पोएट शुरू किए थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। सक्सेसफुल रहे एज ए नॉवेलिस्ट। हार्डी डिवाइडेड इन हिज नॉवेल्स एंड कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज इनटू 3 क्लासेस। कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नॉवेल्स को, ठीक है, एंड कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज को 3 क्लासेस में उन्होंने बांटा है, ठीक है, 3 क्लास, चाहे वो नावल हो या शॉर्ट स्टोरीज हो, उनको 3 भागों में बांटा है। आगे कह रहे हैं डिस्परेट रेमेडीज 1871, इसको भी ध्यान रखिएगा, हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड नावल, क्योंकि द मैन एंड द लेडी की अगर हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो वो पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन पहला पब्लिश जो नावल होगा वो डिस्परेट रेमेडीज होगा, ठीक है, 1871 में। इट वॉज पब्लिश एनोनिमसली बाई टिंसली ब्रदर्स इन 1871, 1871 में यह पोयम पब्लिश हुआ एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब होता है अज्ञात रूप से, कोई नाम नहीं था, अज्ञात रूप से पब्लिश हुआ। पोयम का नाम था डिस्परेट रेमेडीज। किसकी वजह से, किसके द्वारा? तो टिंसली ब्रदर्स के द्वारा पब्लिश कराया गया था। डिस्परेट रेमेडीज वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंस्पायरेशन फ्रॉम जॉर्ज मेरेडिथ, और कह रहे हैं कि यह जॉर्ज मेरेडिथ का जो परिणाम था ना फ्रेंड्स, वो डिस्परेट रेमेडीज था। इनके ही अंडर में रह करके इन्होंने काम किया था, क्योंकि पहला जो नावल था ना इन्होंने ही एग्जामाइन किया था, आपको पता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, ध्यान रखिएगा, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हार्डीज नावल। देखा रहा है कि हो सकता है 1871 में अगर डिस्परेट रेमेडीज हुआ है तो 1872 में सेकेंड नावल हो सकता है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट टाइटल क्या है इसका? तो कह रहे हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। वंस अगेन, अंडर द ग्रीनवुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये उसका कंप्लीट टाइटल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री का, जो 1872 में देखने को मिलता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यहाँ पर देखिएगा ट्री है, हाँ ट्री है, इज़ द सेकेंड नावल। देखिए मैं चर्चा भी कर रहा था सेकेंड नावल, बट फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ द वेसेक्स नावल। लेकिन अगर वेसेक्स नावल की बात करते हैं तो यह फर्स्ट नावल हो जाएगा, और जबकि अगर पब्लिश्ड नावल की बात करते हैं तो वो है क्या? डिस्परेट रेमेडीज 1871 में, और अंडर द ग्रीनवुड ट्रीज जो है 1872 में देखने को मिलता है, लेकिन सेकेंड नावल है। लेकिन वेसेक्स नावल की बात करते हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ द नावल इज टेकन फ्रॉम अ सॉन्ग इन एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। तो कह रहे हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है ना फ्रेंड्स, वो विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसके सॉन्ग से लिया गया है टाइटल। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ पस्टोरल नावल। कैसा नावल है? तो पस्टोरल नावल है, ध्यान रखिएगा, आया था 1872 में। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड 1874 की बात कर रहा है, इज़ अ पस्टोरल नावल, ठीक है। दिस टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज़ फ्रॉम ग्रेस एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो कह रहा है कि थॉमस ग्रे का एक पोएम है एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड के टाइटल जो है उसका द टाइटल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड फ्रेंड्स, वहाँ से लिया गया है इसका टाइटल, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो है थॉमस ग्रे का एक पोएम है एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, तो वहाँ से लिया गया है, जबकि एज यू लाइक इट के एक सॉन्ग से लिया गया है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड अपीयर्ड एनोनिमसली एज अ मंथली सीरीज इन कॉर्नहिल मैगजीन। कह रहे हैं कि ये भी जो नावल है ना फ्रेंड्स थॉमस हार्डी का, एनोनिमसली आया था, ज्ञात रूप से आया था, ठीक है, मंथली सीरियल में आया था कॉर्नहिल मैगजीन में, ठीक, पहली बार पब्लिश ये भी हुआ था। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 की बात कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1873 हार्डीज थर्ड नावल, क्योंकि 1871 में एक आया था, 1872 में पहला, तो 1871 और क्या बोलते हैं रेमेडीज, डिस्परेट रेमेडीज, अंडर ग्रीन ट्री, और फिर आपका तीसरा जो पोएम है नावल है वो पेयर ऑफ ब्लू आइज है। कह रहा बट इट इज़ द फर्स्ट नावल दैट बियर्स हिज नेम अंडर फर्स्ट टू बी सीरियलाइज। द अदर टू नावल्स डिस्परेट रेमेडी 1871 अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 वर पब्लिश एनोनिमसली। कह रहा है कि एक तीनों नावल को ध्यान रखिएगा, 1871, 1872, 1873। तो 1873 को भी कह सकता है कि यह फर्स्ट नावल है, क्यों? उस तरह से तो हार्डी का तीसरा नावल है, लेकिन एक फर्स्ट नावल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पहली बार थॉमस हार्डी ने अपने नाम से पब्लिश करवाया था अ पेयर ऑफ ब्लू आइज को, जबकि डिस्परेट रेमेडी जो 1871 में आया था, ग्रीनवुड ट्री 1872 में आया था, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है तीनों। द टर्म वेसेक्स इज एम्प्लॉयड इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो कह रहे हैं कि जो वेसेक्स टर्म है पहली बार कहाँ एम्प्लॉय किया गया था? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। याद आ रहा है ना, ये थॉमस ग्रे के
पोयम से लिया गया टाइटल है। द हैंड ऑफ द एथेल्बर्टा 1876 इज हार्डिस नॉवेल। इट्स सब टाइटल इज क्या है, ध्यान रखिएगा। 1876 में एक नॉवेल आता है जिसका नाम है द हैंड ऑफ एथेल्बर्टा, जिसका सब टाइटल है कॉमेडी इन चैप्टर्स। कॉमेडी इन चैप्टर्स स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 की बात करते हैं। हार्डिस नॉवेल इट इज सेट इन इगडॉन हीथ। कहाँ हुआ है सेट? इगडॉन हीथ में हुआ है। हार्डी का एक नॉवल है रिटर्न टू द नेटिव या द रिटर्न ऑफ द नेटिव, डन 1878 में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव फर्स्ट अपीयर्ड इन द बेल्ग्रेविया मैगजीन। तो कह रहे हैं कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव जो पहली बार अपीयर कहाँ होता है? बेल्ग्रेविया मैगजीन में, ठीक। इट कुड नॉट गेट पब्लिशर्स बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल थीम। यह पब्लिश नहीं हो सका क्योंकि पब्लिशर्स की वजह से, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल थीम पे था। यानी जो हम द रिटर्न ऑफ द नेटिव की अगर बात करते हैं ना, वो एक कंट्रोवर्शियल यानी झगड़ा वाला थीम कह सकते हैं था, बट लेटर ऑन पब्लिश इन 1878 और अंततः फ्रेंड्स ये 1878 में पब्लिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ट्रम्पेट मेजर 1880 की बात कर लेते हैं। थॉमस हार्डीज ओनली हिस्टोरिकल नॉवल, एक अलौता हिस्टोरिकल नॉवल है द ट्रम्पेट मेजर, जो 1880 में देखने को मिलता है। इट इज़ सेट इन वीमाउथ ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। तो नेपोलियनिक वार्स के दौरान यह पब्लिश किया गया है या इस पर बेस्ड यह कहानी है द ट्रम्पेट मेजर 1880 में। तो नेपोलियनिक वार्स के दौरान यह सेट किया गया है, हिस्टोरिकल नॉवल है। A Laodicean 1881 is Hardy's novel. It is subtitled The Castle of the De or A Story of Today. तो ध्यान रखिएगा, ए लाउडिसियन 1881 में हार्डी की एक नावल है जिसका सब टाइटल है द कैसल ऑफ द डी स्टेंसिस। ये हो सकता है या ए स्टोरी ऑफ टुडे। तो तीन कह सकते हैं इसका टाइटल हो सकता है, ये तो लाउडिसियन और दूसरा है द कैसल ऑफ द डी स्टेंसिस और ए स्टोरी ऑफ टुडे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1881 में आता है और लाउडिसियन हार्डी का नावल है। टू ऑन ए टावर 1882 इज हार्डीस नावल। ये भी एक हार्डी का नावल है जो 1882 में आया है, टू ऑन अ टावर। इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ रोमांस एंड फैंटेसी। देखिए कह रहे हैं कि यह एक फ्यूजन है, रोमांस भी है, फैंटेसी भी देखने को मिलता है। इट इज बिगिन विथ एन एपिग्राफ और कह रहा है कि यह शुरू होता है एक एपिग्राफ से शुरू होता है, टू ऑन अ टावर। द मेयर ऑफ कस्टरबीज आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स, 1886 में देखने को मिलता है। इज हार्डीज नावल। इट्स सब टाइटल द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। तो ध्यान रखिएगा, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। इट इज सेट इन द फिक्शनल टाउन मेयर कास्टरब्रिज। कह रहे हैं कि एक काल्पनिक शहर है जिसको हम कास्टरब्रिज के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यह बेस्ड है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886। सुसन फारफ्रे और कौन एक और है कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाउन कास्टरब्रिज इज बेस्ड ऑन द टाउन ऑफ डोरचेस्टर इन डॉर्सेट। कह रहे हैं डॉर्सेट में एक डोरचेस्टर जो टाउन है ना उस पर बेस्ड है कास्टरब्रिज। एक्चुअली कास्टरब्रिज मैंने पहले बता दिया था फिक्शनल टाउन है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 1886 इज अ ट्रैगिक मास्टरपीस ऑफ हार्डी। तो कह सकते हैं मास्टरपीस ऑफ हार्डी है, हार्डी का मास्टरपीस एक नॉवेल है, ध्यान रखिएगा। हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन हार्डीज द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। हार्डी का स्टेटमेंट है और ये लिया गया स्टेटमेंट द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। इंपॉर्टेंट लाइन है, हैप्पीनेस वॉज बट द ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। द वुडलैंडर्स की बात करते हैं, 1887 में दिखता है, हार्डीज नॉवेल है। सीन्स ऑफ द वुडलैंडर्स आर सेट इन द लिटिल हिंटॉक, अ स्मॉल वुडलैंड विलेज डीप इन द वुड्स ऑफ डॉर्सेट। कह रहा है कि डॉर्सेट के जंगलों में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लिटिल हिंटॉक, वहाँ पर बेस्ड है द वुडलैंडर्स। 1887 में यह हार्डी का नॉवेल देखने को मिलता है। टेस ऑफ द डी अर्बलविल्स 1891 इज हार्डीज नॉवेल। देखिए सबसे मास्टरपीस अगर है ना इसे माना जाता है। थॉमस हार्डी का जो मास्टरपीस वर्क है वो है टेस ऑफ द डर्बरविल्स, ठीक है, और ट्रैगिक मास्टरपीस था द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। इट इज सेट इन द रूरल इंग्लैंड, इंग्लैंड के ग्रामीण एरिया में, इंग्लैंड के ग्रामीण एरिया में इसका सेट किया गया है। टेस ऑफ द डी अर्बलविल्स, इसमें एलेक और टेस नाम की एक लड़की है और एलेक नाम का एक लड़का है जो उसे सेड्यूस कर देता है। यही कहानी है इसका, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं। इन टेस ऑफ द डी अर्बलविल्स हार्डी राइट्स गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन। देखिए यह लाइन है, गॉड इज़ नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज़ रॉन्ग विद द वर्ल्ड। यानी कह रहा है कि ईश्वर जो है अपने स्वर्ग में नहीं है, सब कुछ गलत हो रहा है इस संसार में।
टेस्ट से लाइन लिया गया है, हार्डी के द्वारा लिखा गया लाइन है, लेकिन इसके अपोजिट में कुछ लाइन और है, आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज इंटायरली अपोजिट टू द व्यू ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग पीपा पासेस। देखिए पीपा पासेस एक वर्क है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उसमें उन्होंने बोला था गॉड इज इन हिज हेवन, गॉड अपने स्वर्ग में है, ऑल इज राइट, सब कुछ सही चल रहा है इस संसार में। पीपा पासेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने सीधे सीधे कहा है कि ईश्वर अपने स्वर्ग में है और इस संसार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जबकि टेस वाले नॉवेल में उन्होंने बोला है कि भगवान ईश्वर जो है अपने हेवन में नहीं है और इस संसार के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फुल्ली अपोजिट। आगे बढ़ते हैं। द वेल बिलवेड 1892 इज हार्डीज नॉवेल, इट इज सेट इन द आइजिल ऑफ स्लिंजर्स पोर्टलैंड, जोसलिन पियर्सन इज एन आइलैंडर। कह रहे हैं कि इसमें जोसलिन पियर्सन जो है फ्रेंड्स वो एक आइलैंडर है और यह बेस कहाँ है, इसका मतलब हार्डी नॉवेल का जो द वेल बिलवेड जो 1892 में आया था, इसका जो सेट हुआ है वो आइजिल ऑफ स्लिंजर्स पोर्टलैंड में। जूड द ऑब्स्क्योर, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवेल है। जूड द ऑब्स्क्योर 1895 इज हार्डीज नॉवेल, इट इज़ द लास्ट कंप्लीट नॉवेल ऑफ हार्डी, यानी अंतिम कंप्लीट नॉवेल है थॉमस हार्डी का। 1895 में देखने को मिलता है जूड द ऑब्स्क्योर। जूड द ऑब्स्क्योर इज कंसर्न विद द इश्यूज ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन एंड मैरिज। तो कह रहे हैं कि किससे संबंधित है जूड द ऑब्स्क्योर नॉवेल, तो कह रहे हैं कि जो इशू होते हैं क्लास वर्ग के जो इशू हैं, एजुकेशन का जो इशू है, रिलीजन का है और शादी का है, इससे संबंधित है जूड ऑफ द स्क्वायर। 1895 में यह नावल देखने को मिलता है। इट रिवील्स अ डेडली वार बिटवीन फ्लैश एंड स्पिरिट, और यह जूड द ऑब्स्क्योर जो नावल है वो क्या रिवील करता है, डेडली वार, एक डेडली वार रिवील करता है किसके प्रति, किसके बीच, द फ्लैश एंड स्पिरिट, आत्मा और मांस के प्रति, फ्लैश एंड स्पिरिट। ठीक है, हम बात कर रहे थे किस नावल का, जूड द ऑब्स्क्योर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए विथ एग्जाम्पल CH। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।